अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार क्यों किया गया, इमरान खान की मायूसी के पीछे क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी पर झगड़ा, पाकिस्तान अड़ गया, जनरल कमर बाजवा को खातून ने जूता दे मारा, पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के सहूलतकार गिरफ्तार। तो उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। और मेरा ख्याल है कि हम पीटीआई से शुरू करते हैं। पीटीआई के साथ कोई ना कोई ड्रामा हो जाता है और उधर से ही कोई ख़बर भी जनरेट होती है। तो आज वाला जो ड्रामा है वो ये था कि आज इनके कुछ लोग इमरान खान को अडयाला जेल में मिलने गए हुए थे। उनमें उमर अयूब थे, शिबली फराज थे, असद कैसर थे और साहबजादा हामिद रज़ा थे। तो ये उनको मिलने गए और ये आज कुछ तय हुआ था कि आज इनको मिलने नहीं देना। और जब मिलने नहीं देना, और सरकार जो है वो किस तरीके से क्या हरबे इस्तेमाल करती है, उधर ही एक पुलिस की चौकी है, अडयाला चौकी। तो जो पुलिस वाले हैं उधर भी उनका भी आना जाना रहता है, तो वो अभी अंदर इनको जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा जी कि अगर इंतज़ार है तो आप हमारे पास आके बैठें, चाय पिएँ। अब वो उनको पहले भी उनके हाथ लगे हुए हैं, वो जा नहीं रहे थे। लेकिन ये जब वो नहीं जा रहे थे तो इनको ज़बरदस्ती लेके उधर उनको चाय पिलाई गई, और जब टाइम गुजर गया तो उनको छोड़ दिया। बेसिकली जो बज़ाहिर मकसद नज़र आता है उनकी ये कोशिश थी, या जिसमें वो कामयाब भी हुए, ये मंसूबा था कि आज उनकी हमने इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देनी। ये क्यों नहीं होने देनी मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि सवाबी के जलसे के हवाले से कोई गुफ्तो शनीद थी, या वो कुछ चीज़ें तय करना चाह रहे थे कि आगे क्या हमने कोई तारीख़ का लाहे अमल तय करना था कि कब हमने कोई एक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट की कॉल देनी है। उसके हवाले से इमरान खान जो हैं ओवरऑल सवाबी के जो जलसा हुआ और जो बस आएँ बाएँ शाएँ चीज़ें हो गई, तो उस पर वो कोई मायूस भी नज़र आए। आज तो कोई उनका जर्नलिस्टों के साथ कोई टाकरा नहीं हुआ, लेकिन कल इमरान खान ने जहान भर की बातें की, दुनिया भर की बातें की, लेकिन उन्होंने सवाबी जलसे पर बात नहीं की। फिर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनको पूछा, उन्होंने कहा कि आप तो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जो सवाबी जलसा होगा उसमें हमने एहतजाज की कॉल देनी है, लेकिन उधर कुछ भी नहीं हुआ। तो इमरान खान जो हैं वो अपनी कोई एक हिफ़्फ़त को मिटा रहे थे, छुपा रहे थे, कोई उनको गुस्सा था। और लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है ना, मैं इसका ऐलान ख़ुद करूँगा। लेकिन उससे पहले वो कोई सलमान अकरम राजा है, ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, तो उनसे कोई, और जो बैरिस्टर गोहर है उनसे कोई बातें करते रहे। तो उधर कोई एक जेल के ऑफिशियल है, उन्होंने जर्नलिस्टों को बताया कि इमरान खान उन पर काफ़ी खफा थे। अब किस बात पर खफा थे कि इन्होंने डेट का ऐलान क्यों नहीं किया, या इस चीज़ पर कोई हिकमत अमली पर कोई अभी तक वो गुमगू का शिकार हैं, लेकिन कुछ मामला था ज़रूर। और उसके हवाले से आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उससे एक तो ये लगता है कि जो आज की मीटिंग थी वो भी गालिबन इस हवाले से थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। अब जो है यानी कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, बल्कि हमारी इज़्ज़त का मसला बना हुआ है। और वो इस तरह से है कि हम जब भी किसी मुल्क में होती है तो हम उधर खेलने जाते हैं, इवन इंडिया में भी मैच खेलने जाते हैं, जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन इस दफ़ा इंडिया है, यानी कि वो जिस कम्युनिटी पे उतरा हुआ है और जो उन्होंने तय किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के इस प्रोसेस को सैबोटाज करना है, तो वो इस चीज़ पे बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वो अपने लेवल पे प्लानिंग भी कर रहे हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हाइब्रिड अरेंजमेंट पे वो तैयार नहीं होते। हाइब्रिड अरेंजमेंट का मैंने कल आपको बताया था, वो कहते थे जी हमारे मैच जो हैं वो तो यूएई में कर लें, बाकी जो टीमें हैं आप उनके साथ पाकिस्तान में खेल लें, हम बड़े नाजुक लोग हैं और हमें सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अब यह है कि ऑब्वियसली ये मामला अभी तो दोबारा आईसीसी के पास जाना है, इंटरनेशनल क्रिकेट के पास जाना है। और इन द मीन वाइल हुकूमत पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप कह लें, उन्होंने जो इंडिया से जवाब भी मांगा है। उन्होंने कहा जी कि पहले तो आप अपने जो खदशात हैं उनका तहरीरी तौर पे हमें आगाह करें कि तुहानू मसला की है, ठीक है, कि तुहानू किहड़ी मौत पैंदी है कि तुसी पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो पहले हम तहरीरी तौर पे ये मेरे हले चाह रहे हैं कि इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करें। ये ना हो कि बाद में जब वो इशू किसी जगह पर टेकअप करें तो इंडिया वाले कहें जी कि हमने तो ऐसी बात ही नहीं की थी, इन्होंने जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उन्हीं पर कोई रिएक्ट कर दिया, इन्हें नहीं करना चाहिए था। अब इन्होंने इंडिया से जवाब भी मांग लिया है और साथ साथ अपनी हिकमत अमली पर भी सोच रहे हैं।
इंडियन मीडिया जो बातें फैला रहा है वो ये उनकी कोशिश ये है, उससे तासर ये मिलता है कि उनकी कोशिश ये है कि दोबारा से इस मामले पे इजलास हो आईसीसी का, और जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है उसको किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं कि जो आईसीसी है यानी कि उधर उसके 11 या 13 वोट होते हैं, और उसमें मेजॉरिटी की बुनियाद पे फ़ैसला होता है। मेजॉरिटी का मतलब आप ये कह लें कि जिसके पास 8 या 8 से ज़्यादा वोट हो जाएं तो उसके हक़ में फ़ैसला हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कोई पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वोटिंग के हवाले से। मैं जो बात कर रहा हूँ वोटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या चैम्पियन ट्रॉफ़ी को किसी और मुल्क में भेजा जा सकता है? ये भी बज़ाहिर मुझे मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि टाइम बहुत कम है, आपको कोई अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत इंसल्ट की बात है। हम तो ऐसी पोजीशन में है जैसे बंदा कोई ना उगल रहा है, उगल पा रहा है, ना निकल पा रहा है। इंडिया का उधर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी काफ़ी अपनी लॉबी भी है। जो पैसे के हवाले से जो ज़्यादा अर्निंग होती है उनको, वो भी इंडिया से होती है, तो वो एक लिहाज से अपना असर और रसूख रखते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो जितना भी अमीर हो जाए उसके अंदर की कमीनगी बिल्कुल नहीं जा रही, और वो अपने स्कोर सेटल करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। तो अब यह है कि क्या हो सकता है कि क्या ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी कैंसिल हो जाए, या ये हो जाए जी कि किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाए। तो ये दोनों सूरतें जो हैं यानी कि ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ओवरऑल ये हमारी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान के लिहाज से हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि इसको हमारी एक इज़्ज़त का मसला भी बन गया है कि अब क्या किया जाए। दूसरा उसका तरीका ये है कि अगर ये भी हो सकता है जी कि कोई और 1-2 रिज़र्व टीम है, जिस तरह कोई श्रीलंका की टीम है, एक और टीम है, तो हम ये कह सकते हैं जी कि अगर इन्होंने कोई ज़्यादा मौत पैंदी है पाकिस्तान होंदियां, इंडिया वाले नहीं आ सकते, तो आप श्रीलंका की टीम खिला लें। कोई इंडिया को ज़रूरी है कि हमने खिलाना है, ठीक है, यानी कि ये तो कोई ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं इधर खेलना चाहते तो उनको ज़बरदस्ती तो नहीं खिलाया जा सकता, ठीक है। और इससे पहले ये कोई एक ऐसी एग्जांपल है हमारे पास कि जैसे कोई इंग्लैंड में कोई क्रिकेट मैच हो रहे थे, और उस टाइम बरतानिया वाले या किसी वजह से इनकी जो जिम्बाब्वे की टीम है उनको वीज़े नहीं दिए गए। फिर यह है कि मैच उधर उसको कोई कोई इशू था, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन फिर वो इंग्लैंड के एरिया से आगे स्कॉटलैंड में शिफ्ट किया गया। ओवरऑल जो यूके है उसमें उसके 4 हिस्से हैं, जिसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, और जो वेल्स है, और जो आयरलैंड है। तो स्कॉटलैंड में आगे मैच को शिफ्ट किया गया, लेकिन मैच उधर हुआ। तो क्या अभी क्यों नहीं हो सकता? अभी भी होना चाहिए। क्या इंडिया जो है वो इतना ज़्यादा एक किंग मेकर बन चुका है? बाकी ममालिक जो हैं, या कभी ऐसा हुआ है कि इंडिया की टीम ना गई हो तो मैच तो फिर भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें अपना पूरी तरह कंटेस्ट करना चाहिए। ये भी हमें कोई इस टाइम मसला कश्मीर से कम वाला इशू नहीं है, ओवरऑल हमारी एक नेशनल ऑनर का इशू है, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया इसको हमें मजाक करना चाह रहा है, और वो पूरी तरह एक अपनी कमजरफी जो है बड़े एक प्रोनाउंस्ड फॉर्म में उसको शो कर रहा है। लेकिन हमें इसको आखिर तक कंटेस्ट करना चाहिए। हम किधर तक जा सकते हैं ये वक्त बताएगा। जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है वो हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन साथ ये जो अभी ये मसला आ गया, ये एक बड़ी ही आकवर्ड सिचुएशन पैदा हुई है। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को सुरखरू करे। इसमें किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये कोई भी पार्टी होती, पीटीआई होती, नून लीग हो, या किसी भी की जमात की भी हुकूमत होती, इन्होंने हमारे साथ यही करना था। वो इस बुनियाद पे नहीं करते। हम जो है यानी कि आपस में बटे हुए हैं, वो हमें पाकिस्तान समझते हैं। हमने आगे जो अपनी तफरीक है और उसकी बुनियाद पे हार जीत का भी तयन किया हुआ है कि अगर नहीं होते मैच तो ये हुकूमत जो है उसकी एम्बेरसमेंट होगी, बाकी भाई पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट होगी। तो इसमें इंडिया को वी शुड मेक देम एन एग्जांपल। हम जिस तरीके से भी इस मामले को जितना भी कंटेस्ट कर सकते हैं, हमें उसको करने की कोशिश करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो पेशावर पुलिस लाइन के हवाले से है कि उधर धमाके का, और ये धमाका आपके नॉलेज में होगा कि जनवरी में हुआ था, और इसमें 86 पुलिस वाले शहीद हुए थे। और उसके हवाले से जो एक सहूलतकार है, फैसिलिटेटर है, उसका आज इकबाली जो बयान है वो चलाया गया है कि वो जो है यानी कि उसने यानी कि वो शामिल था, और उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब वो बंदा कौन था? ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। उस बंदे का नाम था मोहम्मद वली, और वो पुलिस से था। ये याद रखें कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो जब तक कोई अंदर का बंदा इन्वॉल्व नहीं होता उस टाइम तक वाक़यात हो नहीं सकते।
और वो पुलिस वाला उनके साथ इन्वॉल्व था। और ये जो जमात एहरार है यानी कि उनके साथ वो मिला हुआ था, किसी तरह उनसे मुतासर हुआ, उन्होंने आगे कोई लालच भी दिया, वो कोई ट्रेनिंग के लिए भी गया, अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गया, फिर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सारा फैसिलिटेट कर रहा था, कोई उनको यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड किए, और जिसकी बुनियाद पे जो उधर लोगों की जो आगे एंट्रेंस है वो भी आसान हुई। तो ये बहुत ही डेंजरस है कि, और उसमें इसने जो बताया, उसने कहा है जी कि मुझे 2 लाख रुपए मिले थे। कितना वैसे गिरा हुआ इंसान है, यानी कि इंसान तो कहना ही इंसानियत की तौहीन है कि इस आदमी ने अपने 86 साथियों को 2 लाख के लिए मरवा दिया। और अभी जो है उसका एक जो है इतराफ़ी बयान जो है वो भी चलाया गया। और ये याद रखें कि जब भी किसी जगह पर वाक़या होता है, जब तक अंदर के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो ये चीज़ें हो नहीं सकती। मुझे इस हवाले से एक जो अजमल खटक साहब है मरहूम, उनकी बात याद आ रही है। ये उस टाइम की बात है कि जब तालिबान जो हैं उनको जो इधर से उनका सारा नेटवर्क जो है डिसमेंटल किया था और अमेरिका ने आके अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। अच्छा था या बुरा था, तालिबान कोई बड़े अच्छा काम कर रहे थे या बुरा काम कर रहे थे, इससे हट के हम बात कर रहे हैं। तो अजमल खटक साहब जो हैं उनसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया। उसने कहा जी कि जो तालिबान के ज़वाल का सबब क्या बना, आप क्या कहते हैं इस हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं कोई ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी पश्तो की एक कहावत है कि जिसमें जो कुछ उसका मतलब तर्जुमा कुछ यूँ है कि एक दरख्त था जिसकी जड़ें बड़ी गहरी थीं, और एक दिन वो दरख्त काटा गया, और जब वो दरख्त काटा गया तो उसके साथी दरख्तों ने पूछा कि तुम्हारी तो जड़ें बड़ी गहरी थीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उसने बताया, उसने कहा जी कि मेरे साथ ये इसलिए हुआ कि असल में जिस कुल्हाड़े से मुझे काटा गया उसकी लकड़ी जो है वो उसका जो दस्ता है वो मेरी लकड़ी का बना हुआ था। तो लिहाजा जो इनसाइड जॉब है ये हर सूरत में होती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें अंदर के लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, उनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं होता। ठीक है, और ये उन लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनका माइंड चेंज करते हैं, उनको बताते हैं कि वो एक मैन आने मिशन है, और उनकी जो इनका जो रोल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उनके इस एक्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन इस सारे अमल में ये चीज़ हो जाती है। तो बल्कि मुझे इससे एक और वाक़या याद आ गया, यानी कि आप मेरे ख्याल है कि आपको आपको एक अच्छा लगेगा या यानी कि आपकी दिलचस्पी का होगा। और ये एक ब्रिटिश जासूस का वाक़या, और वो MI6 में था। वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि जो उनकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का काम करती है, वो नज़रियाती तौर पे वो सोवियत यूनियन के करीब अपने आप को समझता था, कम्युनिस्ट ज़हन का था। तो वो उनके लिए मुखबरी करना शुरू हो गया। तो वो एक तरह से डबल एजेंट बना हुआ, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उधर से लेता, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो सोवियत यूनियन को देता। एक दफ़ा कोई उनको MI6 को कोई शक पड़ा, उन्होंने उस पर अपनी निगरानी जो है उसको बढ़ा दिया और उसको गिरफ़्तार कर लिया। और जब उसे गिरफ़्तार कर लिया फिर उसको जेल में डाल दिया, लेकिन सोवियत यूनियन वाले उसको उधर से निकालने में कामयाब हो गए। और फिर बाद में है ये रशिया वगैरह बन चुका था। तो कोई 2005 में किसी ने उसका इंटरव्यू किया। उसने कहा कि तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई कि तू जिस मुल्क से था, तुम्हें कोई ऐसा रिग्रेट, कोई एहसास इस बात का है नहीं है कि किस यानी कि तुम जो है यानी कि बरतानिया से थे, लेकिन तुम बरतानिया के ख़िलाफ़ जो उनके जासूसी कर रहे थे। उसने एक बात की, वो उसको मैं खूबसूरत कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन बड़ी गहरी बात थी। उसने कहा कि टू बिट्रे यू हैव टू बिलोंग फर्स्ट, आई नेवर बिलोंग टू दैम। यानी कि उसका मतलब ये था कि मैंने बरतानिया वालों को बिट्रे नहीं किया। बिट्रे करने के लिए ज़रूरी है कि मैं पहले उनसे होता, मैंने कभी अपने आप को उनमें से समझे ही नहीं है। यानी कि वो नज़रियाती तौर पे दूसरी साइड पे जा चुका था। इसी तरह ये जो मोहम्मद वली है, यानी कि हम कहने को तो ये कहते हैं कि इसने अपने 26 साथी मरवा दिए, लेकिन वो नज़रियाती तौर पे किसी दूसरी तरफ जा चुका था, जो कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसीलिए जो पुलिस की सर्विस है या यानी कि कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस डिसिप्लिन फोर्स जो है, उसमें लोगों की एक सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उस पर बड़ा फोकस किया जाता है। जिस तरह इवन
जो सलमान तासीर जो हैं उनको जो ये मुमताज़ कादरी ने उनको शहीद किया था, तो वो उनकी एक गार्ड था और उसने किया। तो बाद में यही बातें होती थी कि क्या इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस थी या नहीं, कभी किसी ने नोट किया है कि नहीं कि किस रुझानात का मालिक है या क्या कर सकता है। एनीवे तो अब जो है यानी कि मैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आता हूँ, और जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो जनरल बाजवा के हवाले से है, जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। कि उनके हवाले से ये बात चली है कि वो एक खातून ने उन पे जूता उनको जूता दे मारा। अब ये बात चली किधर से है, यानी कि ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये चल रही है पीटीआई के जो यूट्यूब एक सर्किट है ना, उसमें ये बात चल रही है, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह होते होते बात काफ़ी फैल गई है। और कोई पहले और ये बात का जो रावी कौन है, वो रावी हैं नईम बुखारी साहब, जो आजकल वो जो वकील हैं बड़े मशहूर, और आजकल वो पीटीआई के साथ बिल्कुल पूरी तरह से अटैच हुए हुए हैं। तो उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है एक siyaasat.com को, वो भी कोई काफ़ी इस तरह की चीज़ें चलाते भी हैं, तो जिसमें यानी कि उनके बाद में फैक्ट्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियली होते हैं। तो खैर उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उसमें जो नईम बुखारी साहब हैं उन्होंने ये को बात कर दी कि जनरल बाजवा जो हैं जब उनको एक्सटेंशन मिली, तो एक्सटेंशन के बाद वो एक दफ़ा कहीं गालबन सरीना होटल में थे या किधर थे, तो एक खातून ने उनको जूता दे मारा। अब सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ जो जितनी भी पोलराइजेशन है ज़्यादातर एक पॉलिटिकली ड्रिवन है, कि एक सियासी तौर पे जब कोई पार्टी किसी के ख़िलाफ़ होती है तो उनके जो वर्कर्स हैं वो भी बड़े चार्ज हुए होते हैं, मोटिवेट हुए होते हैं। अब अगर जनरल बाजवा के हवाले से देखें तो उस टाइम इनको सारी जमातों ने मिल के तो जो कानून साजी की, जब मामला पहले चलो उनको एक्सटेंशन दी तो वो भी पीटीआई ने दी, इस तरह के जो जूते मारने वाले ज़्यादा कोई इस तरह की कंप्लेंट्स या कोई पहले कोई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उसमें आमतौर पे कोई पीटीआई वाले भी या इनके लोगों का रास्ते में गिराओ या इस तरह के मामलात करने में ज़्यादा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये करते हैं। तो चांसेस तो ये हैं कि उनकी खातून को करना चाहिए था। अब उनकी पार्टी जो है वो तो उस टाइम जो है वो उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती थी। वो कहते थे कि जनरल बाजवा जैसा अच्छा इंसान को नहीं है, और इमरान खान कहते थे कि इनसे ज़्यादा कोई जमहूरी जनरल जो है वो मुझे नहीं मिला। तो खातून उनकी तो नहीं हो सकती। बाकी जो है जो बाकी जमातें हैं वो तो वैसे ही बड़ा यानी कि एक जो ठंडी किस्म की जमातें हैं, कोई इतना ज़्यादा इस तरह से इतने को प्रोटेस्ट या उनके अगर हों भी तो ख़वातीन के हवाले से कम ही कंप्लेन आती है, कोई खातून जाके कोई इस तरह की एक्टिविटी करे। अब तीसरा और फिर यह है कि जब इन्होंने सब ने उनको उनकी लेजिस्लेशन भी खुद की हो और सारे उनकी जो है तारीफ़ें भी कर रहे हो, तो चांसेस कम लगते हैं। फिर यह है कि कोई साहब थे, कोई ऑफिसर रिटायर्ड, वो जन बाजवा की सिक्योरिटी में थे। मैंने उनसे भी पूछा कि मैंने कहा कि कोई ऐसी बात, उसने कहा जी ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, बल्कि ये इंतहाई रिडिकुलस है कि इंतहाई मज़े का हेज़ है कि कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो। ठीक है, और वो टाइम भी ऐसा था कि जब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि कोई उनके खिलाफ जो कोई रिजेंटमेंट है वो वाला तो मामला इनका इतना पब्लिकली था ही नहीं, बल्कि पीटीआई वाले तो पूरी तरह उनके प्यार में उस टाइम डूबे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। और फिर जब आर्मी चीफ सर्विस में होता है तो उसकी तो सिक्योरिटी, उसके जो करीब आना भी बहुत मुश्किल होता है, यानी कि उसकी दूर दूर तक सिक्योरिटी होती है। तो ये नामुमकिनात में से है कि कोई ऐसा वाक़या हुआ हो। अब जो है अगर हम पीटीआई के देखें तो जितनी जितनी छोड़ते हैं उससे भी वो बात मुझे ठीक लगती है। अभी मैं एक दो और आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मैं देख रहा था वो शानदाना गुलजार का कोई एक क्लिप, उसमें वो कह रही थी जी कि जो काजी फायज़ ईसा के साथ जिन्होंने बदतमीज़ी की है, या जो मियाँ नवाज शरीफ के जो अपार्टमेंट्स के सामने जाके प्रोटेस्ट करते हैं, उनमें से एक लड़का जो है उसके वालिद को इधर से उठा लिया गया है, और वालिद को उठा लिया गया है तो और उनको जो है ना ड्रिल की गई है बॉडी में और उधर कील लगाए गए हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए कि कितनी इनकी इमेजिनेशन है, यानी कि कितनी बड़े कोई क्रिएटिव किस्म की जो है ना वो छोड़ते हैं। उसके बाद हमारे मुर्तज़ा अली शाह थे, तो उसने ऊपर लिखा, उसने कहा जी कि भाई यानी कि मैं आपको पूरी तरह एक क्रेडिबल सोर्सेज से मैं बात बता रहा हूँ कि ये बात झूठी है। अब मेरी मुर्तज़ा अली शाह से बात नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल ये है, तासर ये है कि मुर्तज़ा का उसकी फ़ैमिली से रब्ता हुआ होगा, या जिस लड़के से वो एट्रीब्यूट कर रहे थे उससे बात हुई होगी। उसने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उन्होंने बात फैला दी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वही बात सुन रहे हैं। ये इसी तरह जैसे पहले 9 जुलाई के बाद जब इनकी ख़वातीन गिरफ़्तार हुई तो इमरान खान समेत इनके कई लोग कह रहे थे जी हमारी ख़वातीन के साथ रेप हुआ है।
उसके बाद ख़वातीन आई, उन्होंने कहा जी हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और ना ही कोई ये पेश कर सकें कि किसी ने कोई इस तरह का कोई दावा भी किया। ये अपने लेवल पे इतनी इतनी बातें फैलाते हैं, और झूठ का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो अपना असर छोड़ जाता है। ठीक है, जब तक कोई लोगों को चार को पता चलता है, कितने को लोग हैं कि जो वाकई सच जानना चाहते हैं कि यार हकायक क्या हैं, वो मेरी ख्वाहिश मंशा के मुताबिक हैं या नहीं, लेकिन मैं हकायक जानना चाहता हूँ, कम लोग हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से एक लोगों का ज़हन पलूट करते रहते हैं। तो ये वाला जो वाक़या है, जो लेटेस्ट इन्होंने सुनाया है, ये छोड़ी है कि जी जनरल बाजवा वाला, ये भी मुझे इसी तरह लगता है। बल्कि मैंने कोशिश भी की थी कि कोई नई बुहारी साहब जो हैं उनसे भी रब्ता करूँ, लेकिन जो है इनके उनका पता नहीं कोई, मैंने उनको मैसेज वगैरह भी किया, लेकिन मेरा कोई रब्ता नहीं हो सका। लेकिन ओवरऑल ये बात जो है फजूल है, झूठी है, इनके उसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।